हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सॉरी, वीडियो नहीं डाल सकी बना के, थोड़ा इशू था मुझे। वो थोड़ा तबीयत भी अभी सही नहीं है, हेडेक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं डाल रही थी। और कमेंट में देखा मैंने, एक मैडम जम्मू से मुझे देखती हैं, अच्छा लगा। मेरी अपनी स्टोरी से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। चाहें तो सोचेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो जाए, जो एक नज़रिया रहता है चीज़ों को देखने का। बहुत कुछ है लाइफ में। तो स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं। बेटी उसको लेके मैं आ गई थी घर पे, और बीमार थी, तो थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक भी हो गई थी। वहाँ के मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो ठीक हो गई थी। उसके बाद अब सवाल ये था कि उसको मैं वहाँ पे लेके जाना नहीं चाहती थी, जहाँ पर रूम था बर्रा सेक्टर में, कानपुर का है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कॉलोनियाँ रहती हैं। तो उस जगह पे मुझे नहीं लगा कि उसको रखना चाहिए। कभी लाइट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, और छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो इसी चक्कर में वो बीमार भी पड़ी थी। फिर हस्बैंड को बोला वही फैमिली ने कि रूम चेंज करो, बच्चा छोटा है, बीमार हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही, तो रूम चेंज कर दिया। रूम चेंज करने के बाद फिर मैं गई उसको लेके, बेटी को अपनी। सामान वगैरह शिफ्ट हो गया था, सारा कुछ पुराने वाले रूम से आ गया था, और अब किचन में धुलाई वगैरह हो रही थी सारे घर में। तो मैं जाते जाते मैंने किचन की धुलाई की और सामान वगैरह सेट करवा रही थी। तो हस्बैंड के फ़ोन में शायद रिचार्ज नहीं था, और उसको पसंद भी नहीं था कि मैं फ़ोन रखूं, तो वो लेके देता नहीं था मुझे फ़ोन। उसकी मर्ज़ी नहीं रहती थी कि मैं फ़ोन रखूं, क्योंकि अगर फ़ोन रहता तो रहेगा तो फ़ोन आएगा किसी ना किसी का, और जो वो कर रहा है हो सकता है मैं किसी को बता दूँ, तो एक डर रहता है कि इंसान छूट नहीं दे सकता। बट फिर भी मैं रखती थी फ़ोन उसकी आदत को देख के, क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं था। बच्चा है एक, करवा दिया फैमिली ने, तो बांध दिया मुझे उसके साथ कि कुछ भी हो भी रहना तो पड़ेगा, तो मजबूरी है झेलना। तो उसने फ़ोन मांगा मुझसे, बोला फ़ोन दे दो और किसी को कॉल करना है। मैंने भी इशू नहीं बनाया, दे दिया उठा के, जैसा नेचर है। अब वो मैं किचन में धुलाई कर रही, वहीं किचन के दरवाजे पे खड़ा होकर वो किसी को कॉल लगा रहा। मेरा सारा ध्यान अपने काम पे था, और अचानक से जैसे उसने कॉल करना स्टार्ट किया, बात करना, मेरी एक हार्ट बीट मैंने मिस कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको कॉल कर रहा हूँ। बस दिल ने कहा कि ये कॉल जो है वो कोई फॉर्मल कॉल नहीं है। तो मैंने खुद को ही समझाया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो रूम भी चेंज हो गया। वो औरत वहाँ फतेहपुर में रहती थी, पुराने कमरे से थोड़ा 4 किलोमीटर के लगभग पड़ती थी, अब नहीं हो सकता ऐसा। और वो बात करता रहा पहले मेरे पास खड़े खड़े, उसके बाद में वो बाहर साइड जाके उसने बात की छत पे। हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। उसके बाद में सामान वगैरह लग गया सब कुछ, और हमारे बीच में भी सब कुछ नॉर्मल। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा, लेटी थी, ये कॉल रिकॉर्डिंग बहुत सारी हो गई हैं, तो उनको मेमोरी अपनी खाली कर लूँ। मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर लगा हुआ था, जिसकी उसको नॉलेज नहीं थी। मैं ऐसे डिलीट कर रही थी, एक नंबर जो था मुझे ऐसा दिखा जो कि मेरी जानकारी में नहीं था। कॉल डिटेल से तो हटा दिया उसने बात करने के बाद, बट रिकॉर्डिंग नहीं हटा पाया। तो जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि उसमें वो औरत थी, जैसे वो मिलने की बात कर रहा था कि अभी बाहर आऊँगा शाम में और इस टाइम पे आके मिलूँगा। तो अगर कोई नॉर्मल औरत रहती तो मेरे सामने भी ये बात बोल सकता था, कर सकता था। मैं भी शक की नहीं हूँ, मैं खुद भी मुँह बोले रिलेशन भी निभाने के लिए कैपेबल रहती हूँ हमेशा। तो अभी ये तो समझ आ गया कि जब छुपाया जा रहा है तो कुछ गलत ही है। कि नंबर भी डिलीट कर दिया और बाकी सारी चीज़ें भी।
तो फिर वो मार्केट गया हुआ था शायद, लौटा तो मैंने वही रिकॉर्डिंग उसके सामने रख दी। वो लेके आया था जूस, जो मैंगो शेक, मैंने नहीं पिया। बच्ची जो थी वो भी छोटी ही थी, करीब 11 महीने की, 11 महीने कुछ दिन की थी। तो मैंने नहीं पिया वो, और जब उसके सामने वो रिकॉर्डिंग जब मैंने प्ले करी तो उसको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उसको गुस्सा आया। बोला हाँ अगर तुम इस लायक होती तो फिर बात ही क्या थी, तुम्हारी अपनी इज्जत तो है नहीं। अब सीधी सी बात है कि जो इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ ना करके उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रहा है, उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है कोई चूतिया भी समझ सकता है, जिसमें कतई ढेले भर की अकल ना हो। मैं भी समझ गई। और उस टाइम पे क्या था कि मेरा रहता है ये चीज़ कि जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ उसके घर पे, उसके लक्षण देख देख के मुझे मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बोलता बहुत ज़्यादा है, और जो भी बोलता है सारा ऐसा बोलता है कि उसको बोलना नहीं बोल सकते, उसको भौंकना बोल सकते हैं। और मुझे इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी। उसको बोलती भी थी कि तुम मुझसे कम से कम बात किया करो। मैं खुद भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैं बहुत बातूनी हूँ, लेकिन उससे नहीं बोलती थी। तो फिर वो लालन तालन करने लगा। मैं समझ गई, मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्या है। मैंने कहा रुको, अच्छा अपना ज़रा नंबर फ़ोन दो। मैंने उसका फ़ोन लिया, अपने नंबर से पहले उस औरत को मैंने लगाया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने हस्बैंड के नंबर से लगाया, तब भी नहीं उठाया। हाँ, अपने नंबर से लगाया तो उसने उठाया नहीं, और जस्ट बाद, उसको नहीं पता कि हस्बैंड जो है मेरा वो मेरे सामने ही लेटा हुआ है, उसने हस्बैंड के नंबर पर तुरंत कॉल की, और मैं वहीं बैठी, फ़ोन मेरे ही हाथ में था हस्बैंड का। तो मैं देने जा रही थी, उसमें लिखा था मूलचंद्र के नाम से वो नंबर सेव था। तो मैं देने जा रही थी कि किसी का कॉल आया, फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी उस नंबर पे, वो मुझे जाना पहचाना लगा कुछ। मैंने ले लिया, रिसीव करके जब मैंने हेलो किया तो उधर से कोई आवाज़ नहीं, मैं बोली नहीं। तो मैंने बोला कि जब तुम पीछे बोल सकती हो और ये सारा कुछ कर रही हो, तो फिर अब तुम्हें शर्म इतनी होनी भी नहीं चाहिए भाई कि बात करो ना। और मैंने कहा मैं उसको छोड़ के जा रही, तुम रहो, ये रहे, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमी की, और मैं अकेली बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बजाय इसके कि मैं ऐसे नीच आदमी के साथ रहूँ। उस टाइम पे कुछ टाइम हो गया था रहते हुए मुझे, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट भी चला था, उसकी भी वो भी रखी है, स्लिप रखी मेरे पास, डालूँगी वो भी प्रूफ के लिए। तो उसके बाद में हस्बैंड जो था उसने क्या किया कि अब ये लड़ने पे उतारू एकदम। मैं तो चुप हो गई, अब ये फालतू मत बोलना, अपने वो अंदर गंदगी है उसको छुपाने के लिए। आ तो रही है शर्म, लेकिन अगर मेरे सामने शर्म इसने अपनी दिखा दी तो फिर फ़ायदा क्या है, मैं औरत हूँ, पैर की जूती, तो मेरा गिरफ्त तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। अब मुझे सुना रहा घर वाले ऐसे, और दहेज भी नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, किसी लायक नहीं। और ये सारी चीज़ें बोलते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं हूँ कौन, जिस मकान में वो रहता है उसकी फैमिली रहती है, उसकी असली वारिस मैं हूँ। अगर मैं अपनी जगह पर रहती तो आज वो भिखमंगा होता, और मैं भिखमंगी हूँ इसलिए उसको घर नसीब है। ये भी मेरे ख़ानदान का किया हुआ है, मेरे सो कॉल्ड दादाजी का। और मैं सारी चीज़ें सुन रही, मैंने कभी किसी को इस चीज़ की धौंस नहीं दिखाई, इस चीज़ की धमकी नहीं दी कि तुम लोग जहाँ पे रहते हो वो मेरा घर है या ऐसा कुछ। मोहल्ले वालों ने बहुत भड़काया मुझे कि तुम्हारे दादा है मांगा करो, बट मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। जिसको रिश्तों की नहीं पड़ी उसको दौलत का क्या बोलूँ, रुपये पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। तो मैं सुनती रही। उसने क्या किया, जब देखा कि मैं खाना नहीं बना रही, वो किचन में गया, और 11 महीने की बच्ची थी हमारी, किचन में गया, आधा लीटर दूध रखा था वो सारा पी गया। पीने के बाद रात को उसने सारा कुछ जो था बिस्तर वो अंदर ही था, और मैं बाहर लेटी, मच्छरदानी वगैरह उसने कमरा लॉक कर दिया, एक्चुअली ताला लगा दिया उसमें रूम में। मैं बाहर बेड पे थी, मैं और बेटी, तो हम लोग ऐसे ही खुली छत पे ऐसे ही लेटे लेंटर पे।
फिर मच्छर जब लगे तो मैंने मच्छरदानी निकाली और मच्छरदानी लगा के सो गई। तो बेड पे बिस्तर भी लगाया बाद में, जब मैंने देखा कि चाबी मेरे सिराने रखी हुई है। और मैं उस रात इतना डर गई थी कि मेरे बेड के नीचे मैंने चाकू रखा था किचन से लेके, कि अगर ये रात को आया मेरे नज़दीक तो आज मैं उसको मार भी दूँगी, क्योंकि अब सवाल बच्चे का है। मेरा तो जो था वो हो गया। तो चाकू रख के लेटी थी और सुबह में पता नहीं किस टाइम पे मुझे आँख लगी होगी, मुझे नहीं याद, क्योंकि रात भर तो मेरे रिलेटिव जो थे जो मुझे समझाते रहते थे, क्लास लगाते रहते थे मेरी, कि ससुराल में बनाया करो, ये करो वो करो। पता सबको था कि उसका कैरेक्टर ख़राब है, कोई रिलेटिव ऐसा नहीं जिसको ये चीज़ पता नहीं थी। बट औरतें हैं ना खुद आगे बढ़ेंगी ना बढ़ने देंगी, तो उनको बोलती रही। और रिलेशन में जो थी बुआ हैं, मौसी हैं, जिनको लगता था कि मैं अपने घर पे ध्यान नहीं दे रही, अब जब प्रूफ लगा है हाथ तो वो तो मैं बताऊंगी। उस चक्कर में फिर रात को मैं लेट सोई। और इस आदमी ने क्या किया कि सुबह सुबह जो था, इसने अपने लिए खाना बनाया, पैक किया टिफ़िन, और मुझे और हमारी बेटी को सोता छोड़ के ये निकल गया ऑफिस के लिए। रूम लॉक्ड था, किचन लॉक्ड था, खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि पानी जो था वो भी किचन में अंदर लॉक था। और ये ऐसे ही सोता छोड़ के चला गया। उसने दुपट्टा, चप्पल, मेरा सब कुछ अंदर बंद कर दिया था ताकि मैं किसी के पास हेल्प के लिए जा नहीं सकूं। बिना चुन्नी के और वैसे कैसे जाऊंगी। अब जब थोड़ा करीब 8 बजे के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कमरा बंद है और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। अब बच्चा भूखा, वो पास का दूध पीता था। जब मैंने शाम में खाना नहीं खाया और कुछ भी नहीं है तो उसको भी दिक्कत होगी। अब मैं किससे हेल्प लूँ? फ़ोन में रिचार्ज वगैरह नहीं था, नहीं रिचार्ज था शायद। अब किसी को कॉल करके फ़ायदा भी क्या, घर वाले इतनी जल्दी आ नहीं जाएंगे और उनको तो वैसे ही नहीं पड़ी। शादी से पहले जो चोरी चकारी का और सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं उनको क्या ही मतलब है, जिन्होंने खुद इतना परेशान किया मुझे। तो मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हस्बैंड ने ताला लगा दिया, आप आइए और उसको खोल दीजिए। वजह ये नहीं थी कि वो मैं कुछ इलीगल कर रही थी, वजह ये थी कि अगर मैं वो ताला खोल भी देती या तोड़ भी देती तो वो मेरे ऊपर सीधा चोरी का आरोप लगाता और मुझे फालतू बोलने से तो वैसे भी चिढ़ थी, ना बोलो ना सुनो। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा कि नंबर क्या है हस्बैंड का, मैंने दिया। तो उन्होंने पूछा कि भैया ताला क्यों लगा है, तो उसने कहा कि मुझे खाना नहीं बना के देती। सोचिए आप कि जो औरत ब्लीडिंग जिसको हो रही है, ऐसे में कोई भी डॉक्टर मना कर देता है कि आप चल फिर नहीं सकते, पिलो नहीं लगा सकते, आप पैरों के नीचे आपको पिलो रखना पड़ेगा, ऐसे आप लेटोगे। उस कंडीशन में मैं उसे खाना बना के दे रही थी और घर का सारा काम कर रही थी। उसके रूम में रहती थी कानपुर में। तो उसने पुलिस वालों को बोला कि ये खाना बना के नहीं देती, क्योंकि उसको पता था कि ये शर्मीली है तो ये बताएगी नहीं पुलिस वालों को कि इसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। मैंने नहीं बताया। पुलिस वालों ने बोला कि खाना क्यों नहीं बना के देती हो। मैं चुप हो गई, क्या बताती उनको। फिर वो चले गए। उसी टाइम दुर्भाग्य से, उसका दुर्भाग्य मेरा नहीं, ये 1-2 बार बात हुई थी तो घर पे मैंने बताया था माँ को कि ऐसे ऐसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है मुझे। उसी दिन वो देखने के लिए आ गए, कुदरती। जब वो देखने के लिए आई मुझे तो वो घर ढूंढ रही थी और इधर मैं बच्चे की तलाश में कि कुछ कोई मिल जाए जिससे मैं हेल्प ले लूँ, थोड़ा दूध का या कुछ भी खाने पीने का सामान मुझे मिल सके। तो मैं नंगे पैर बाहर घूम रही थी रोड पे, बिल्कुल पागलों वाली कंडीशन में। अब तो मम्मी सामने से आ रही थी, उन्होंने जब उस हालत में मुझे देखा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अगर अपनी बेटी को ऐसे देखेगी तो उसे बहुत खुशी होगी, चाहे माँ सौतेली ही क्यों ना हो। जब उन्होंने मुझे उस कंडीशन में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी बताती नहीं थी घर में कि ये ससुराल में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं, क्योंकि मैंने एक नरक से बचने के लिए दूसरे नरक में पैर रख दिया था। तो भाई उन्होंने देखा, बोलिए ताला लगा हुआ, मैंने कहा हाँ। उसने ताला लगा दिया। फिर
फिर जो भी लास्ट नाइट को हुआ वो सब मैंने बताया। फिर वो मुझे लेके पुलिस थाने गई। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट की कि ये भी ऐसे ऐसे इसका अफेयर मेरे सामने आया है प्रूफ, तो हो सकता है ये कल को मुझे मार दे, मुझे और बेटी को, तो हम दोनों की जान को खतरा है इससे। मैंने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में, और मुझे इतना आइडिया नहीं था, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए, मोहर नहीं लगाई, और वो एप्लीकेशन जो थी उन्होंने अपने पास सबमिट कर दी, फ़ोटोकॉपी मेरे पास बनी रही। क्योंकि मेरा पुलिस स्टेशन से कोई कांटेक्ट रहा नहीं कभी भी, अन्ना के घर पे या कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कुछ मैंने देखा हो, तो मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद में मैं घर आ गई। अब शाम में मतलब घर गई, पहले मैं पुलिस स्टेशन से हम लोग घर गए, शाम में वो आया और उसको पता लग गया कि मेरी माँ घर पे बैठी है, तो वो अपने एक मौसा को लेके आया जो संयोग से मेरे भी फूफा हैं दूसरे नंबर के, और वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, जिनका नाम है नरेश कुमार शाक्य। नरेश शाक्य लिखते हैं कानपुर में, शंखवार लोग। वो आए लटक के। अब वो समझाने की कोशिश कर रहे, ये वो दुनियादारी सारा कुछ उनको भी समझ आ रहा, और उनको पता भी है कि जिसकी वो वकालत कर रहे हैं वो आदमी कितना कैरेक्टर लेस है। बट वो नीच आदमी जो होता है वो उसकी एक खासियत ये भी होती है कि वो नीच को ही सपोर्ट करता है। अब नीच मैंने उनको क्यों बोला, क्योंकि उनकी बेटी जो है करिश्मा, वो एक टेंट वाले के साथ भाग गई थी, ठीक है। तो संस्कार आप समझ ही सकते हो कैसे दिए होंगे अपनी बेटी को उन्होंने। मुझे मेरी माँ ने बहुत छूट दी है, लड़कों से बात करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कभी इस टाइप का कुछ किया है कि मैं ये सोचूँ मैं किसी के साथ भाग जाती। तो वह उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, ये सब करने की, ड्रामे दिखावे सारे। मैं उनके चूतियापे में नहीं आई, मैं बेटी को लेकर घर आ गई। और यहाँ आने के बाद उनके घर से मैं कानपुर में ही एक चमनगंज में भूगा रहती हैं जो मेरे स्टेप फादर थे, उनकी मामा की बेटी, उनके यहाँ पे हम लोग रुके और सेकेंड डे वहाँ से निकल गए, घर आ गए वापस। कुछ टाइम के बाद यहाँ जब मैं थोड़ा चलने फिरने की और अच्छी कंडीशन में हो गई, करीब महीने 1.5 महीने के बाद, फिर मैंने फतेहगढ़ से 3 केस डाले, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का और डाउरी का, जो कि मेरे साथ हुआ है सच में, तो मैंने डाल दिए। अब वकील ने उसके साथ साथ, भाई लॉयर तो अपना अलग प्रोसीजर से काम करता है, तो लॉयर ने उसके साथ साथ तमाम घर वालों को भी समेटा। मैंने कहा नहीं, इन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, कमी मेन इंसान में है। आप मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाइए और बाकी फैमिली मेम्बर कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस भड़कावे में कर रहे हैं, क्योंकि ये भड़काता है, उनको फोर्स करता है। तो वकील बोले ऐसा नहीं होता है, पूरे घर का नाम लिखवाना पड़ता है, तो मैं चुप हो गई। अब जब मैंने केस कर दिए तो इसकी नौकरी पे अब सवाल, क्योंकि नौकरी इसने इलीगल तरीके से करना स्टार्ट किया। ताऊ की नौकरी इसने खुद को ताऊ का सन ऑफ दिखा के और नौकरी हथियाई थी। अब इसको डर ये भी था कि अगर कोर्ट कचहरी और ये अदालत वाला आ गया मैटर, तो ये मैटर भी ओपन हो जाएगा। यह शराब पी के सड़कों पे लौटने लगा, 2 ही 3 महीने में कॉल करने लगा मेरे पास। अब जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में मुझे कपड़े भी नहीं लेके पहनाए, 53,000 रुपये कमाने के बावजूद, वो इंसान मुझसे किस चीज़ की गुहार लगाएगा? क्या सोच के वो मुझसे दया की भीख मांगेगा या अपनी बात बोल सकता है? मैं भी नहीं सुनूंगी। जो इंसान मुझे टॉर्चर करता रहा हर तरीके से, जिसने मेरी कभी कोई ज़रूरत पूरी नहीं की, कभी मेरे हाथ में 10 रुपये नहीं रखे, मैरिड होने के बाद वो इंसान मुझसे क्या उम्मीद करेगा? तो उसको पता था कि मैं उसकी सुनूंगी नहीं, क्योंकि उसने कभी मेरी नहीं सुनी। वो शराब पी पी के सड़कों पे लौटना उसने स्टार्ट कर दिया। कॉल किया, रात को शायद हो रहा था 9:30 10:30 का टाइम था, तो उल्टी कर रहा था रोड पे। बोला तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, और बस ये केस तुम वापस ले लो। मैंने कहा नहीं लूँगी, बहुत हो गया पानी सर से ऊपर, और तुम्हें उसके साथ रहना तुम उसी के साथ रहो जिसके साथ हो, खुश रहो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ये तो पक्का है। तो इसने फिर अपने डिपो के ही किसी आदमी से इसने कॉल करवाया, जिनका नाम संजीव था। अब वो मुझे कॉल करके सिफारिश लगा रहे कि ऐसे वो आपको खर्चा वगैरह कुछ नहीं देगा, आप कोर्ट से नहीं ले पाओगी। मैंने कहा मन नहीं मिले मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भी कौन सा दे रहा। तो बोले अगर आप जॉब भी इसकी चली जाएगी तब भी आपको नहीं देगा, फिर जॉब ही नहीं रहेगी। फिर कुछ सोच के, बेटी का सोच के सिर्फ, कि मैं भी बिना बाप के पली हूँ, मैंने कहा चलो इसको एक मौका देते हैं, सिर्फ बेटी की वजह से। अकेली होती इसको कतई मौका नहीं मिलता। मैंने इसको चांस दिया और मैंने अपने लॉयर को बोला, मैंने कहा देखो वकील साहब, मैं कंप्रोमाइज़ कर ज़रूर रही हूँ, बट मुझे ये पता है कि आदमी धोखा देगा, क्योंकि ये गद्दार है, इसकी फितरत में ही गद्दारी है। मैं बेटी का सोच रही, मैं सब कुछ अच्छा सोच रही, वो एक अलग का टॉपिक है, बट इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता, सांप डसेगा ही। तो मैंने लॉयर को बोला, मैंने कहा आप कोर्ट के ज़रिए आप कंप्रोमाइज़ करवाइए, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आती है मुझे तो मैं कोर्ट में जा सकूँ वापस। उनको पता नहीं क्या समझ आया, उन्होंने कोर्ट से बाहर कंप्रोमाइज़ करवा दिया, इस शर्त पे कि मैं हस्बैंड के साथ वापस जाऊंगी और वो अकाउंट खुलवाएगा मेरा, और पैसे वगैरह जो भी हैं उसकी सैलरी वो आधी मेरे अकाउंट में आया करेगी, क्योंकि उसने मुझे पैसे के लिए मोहताज कर रखा था अपने घर में। कंप्रोमाइज़ हो गया, और इस दौरान वो घर पे बेटी के लिए जूते चप्पल पता नहीं उसने ढोना सामान सब शुरू कर दिया। अब जो लोग उसको बुरे लग रहे थे, मेरे घर वाले गरीब दिख रहे थे, उन्हीं के घर पे वो वैसे ही रह रहा। और मेरा तो यही था, क्योंकि माइंड सेट मेरा चेंज हो जाता है, मैं बना लेती हूँ अपना सेटअप। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है, और अकेली बेटी वो तो लेके कतई नहीं रह सकती। लास्ट चांस दे रही, बट दिल में मेरे डाउट था। तो मुझे लगा कि जो कुछ भी मैंने, शायद लड़की होने की वजह से कल को अगर मैं अलग हो गई तो मेरी बेटी को भी वही सब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तो ननिहाल पूरी थी, सब कुछ था, फिर भी मैंने शादी की थी। ये उनकी कमज़ोरी थी, बट मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं नौकरी करूँगी तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा, कौन इसको हैंडल करेगा। और अकेले चलना बहुत बुरा होता है समाज में। इस वजह से मैंने दोबारा रिस्क लिया। मैंने कहा भी चाहे भले ही एक बेटी हो जाए, बट एक बच्चा और चाहिए मुझे, ताकि मैं अकेले लाइफ सर्वाइव कर सकूँ। तो ये एक ही रात रुका था मेरे यहाँ पे, और उसी दौरान मैंने कंसीव कर लिया फिर से, जब ये कंप्रोमाइज़ वाला चल रहा था सिस्टम। मैं अपने मायके में ही थी, माँ के घर कंसीव किया मैंने। फिर उसको मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम खर्चा उठा सको तो बताओ, और नहीं उठा सको तो वो भी अभी बता दो, मैं टैबलेट खा लूँगी कुछ भी। बोला नहीं तुम करो, रखो बच्चे, अभी एक बेटी है, एक और हो जाएगा। फिर बोला कि मैंने किसी से बात कर ली है और करीब 10-5 हज़ार रुपये लगेंगे, अल्ट्रासाउंड करके बता देगा, अगर बेटा हुआ तो रखेंगे, बेटी हुई तो अवार्ड करवा देंगे, क्योंकि एक बेटी ऑलरेडी है। अब पहले मेरे पास ये था कि मुझे माँ बनना ही नहीं था, और जब अब बन गई हूँ एक बेटी की तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बेटी हो रही कि बेटा हो रहा। तो मैं इस डर से गई नहीं दोबारा हस्बैंड के पास। मैंने कहा अगर गई तो ये अबॉर्शन करवा देगा, और गुंडा तो है ही, मेरी तो चलती नहीं उसके सामने, उसके घर में, क्योंकि बाकी भी सारे उसी के गुलाम है। अगर वो बोलेगा कि यहाँ बैठो तो वहीं पे बैठेंगे सारे, जबकि खूब पता हो कि हाँ ये गलत है, जितना होल्ड है। जो नहीं उसकी बात मानता उनके हाथ पैर टूटते हैं फिर। तो मैं गई नहीं। 6 महीने के बाद जब गई, जब अबॉर्शन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे एक नहीं है, 2 हैं, जुड़वा हैं। अब प्रॉब्लम और ज़्यादा, क्योंकि जब पहली ही बेटी में कोई नहीं था तो 2 बच्चे अब ये, और इनको कौन देखेगा। और मैंने बहुत सोच समझ के, एज के हिसाब से ही मैंने पूरी प्लानिंग की थी कि 2 साल का गैप रहेगा, अगर एक इंटर कॉलेज में होगा तो एक डिग्री कॉलेज में रहेगा, ज़्यादा गैप करना भी ठीक नहीं है। तो मेरी प्लानिंग पे ऊपर वाले की प्लानिंग जो है वो भारी पड़ गई। खैर फिर बच्चे हुए सरकारी हॉस्पिटल में, वो आया और खर्चा पानी दे दिला के हॉस्पिटल का चला गया। तब तक मेरी माँ जो है अब ये ऊब चुकी थी, जैसा बाकी सारे लोगों का रहता है, बच्चे हैं तो वो शोर भी करेंगे सारा कुछ। घर पे खाना पीना मेरा बंद, मैं होटल से खाना मंगा के खा रही, ये हाल था। 25 दिन के बच्चे लेके मैं दोबारा गई हस्बैंड के पास, वो कंप्रोमाइज़ वाला पेपर लेके, और मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला था। एक जो सुई रहती है वो सुई तक मैं अपनी लेके गई थी अपने नाम की, कि अब यहाँ पे ज़िंदगी में पैर नहीं रखना, और उसके भी 3 बच्चे हो चुके तो वो शायद वो जिम्मेदार बन जाएगा। ये सारा कुछ मजबूरी में ही कर दी, मर्जी नहीं, ना हस्बैंड के घर रहने की, ना माँ के घर रहने की।
एक बार रोती तो दोनों को उसी टाइम पे मैं लात मार देती। तो जब गई, अब हस्बैंड ने वहाँ पे, मैं भी सोच रही कि चलो सुधर जाएगा, अब तो बच्चे इतने हो गए हैं कि अब तो इसको सुधरना इसके सामने मजबूरी है, कौन ऐसे बसे बसाए घर में अपने आग लगाएगा। उसके बाद में सारा कुछ नॉर्मल दिख रहा। अब बच्चे ट्विंस थे तो दिक्कत हो रही थी अच्छी खासी, और बेटा जो था वो खासा कमज़ोर था तो उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी। मैंने अकेले तीनों बच्चे अपने पाले हैं। तो इसने क्या किया कि अपनी सिस्टर को बुला के कानपुर ले आया और यहाँ अपने घर पे बोला कि बच्चे हैं छोटे जुड़वा, तो दिक्कत होगी, इस वजह से बहन को ले जा रहा। और यहाँ लाके कानपुर में उसका ब्यूटी पार्लर वाले कोर्स में उसका एडमिशन करवा दिया कि वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेगी। वो सुबह नाश्ता पानी सब कुछ बना के वो चली जाती थी करीब 11 बजे और आती थी शाम में 5 बजे घर में घुसती थी। ये 8 बजे निकल जाता था, ये आता था शाम को 5 बजे, आगे पीछे दोनों आते थे। घर में सारा दिन अकेली मैं और 3 बच्चे। बच्चे रात को जागते थे तो मैं भी रात को जागती थी और दिन में सोती थी। तो जब मैं सो के उठती थी तो कोई होता नहीं था घर में। कभी कभी बाहर से कुंडा ऐसे ही फंसा दिया जाता था, तो सो के उठती थी तो गेट बंद करती थी, कुंडी लगाती थी, बाकी सारे काम जो रहते थे वो करती थी। नहाना धोना मेरा सब डिस्टर्ब, क्योंकि घर में कोई होता नहीं था और अकेले बच्चे छोड़ के मैं जाती नहीं थी नहाने के लिए। बाई चांस करवट ले जाएँ या कुछ भी हो तो सांस बंद भी हो जाती है बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें सोच के करीब करते करते 1.5 महीने तक, 1.5 महीना हो गया मैंने नहाया नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो मुझे बच्चों वाला ट्रैक ही नहीं चाहिए था, तब मैं इतना कुछ मुझे करना पड़ रहा था। और जिसको चाहिए वो फ्री, और देखने में सारा कुछ नॉर्मल। फिर एक रिलेटिव भी थे, वो भी आके वहाँ पे रहे कुछ दिन तक, करीब 1-1.5 महीने तक बनी रही वो वहीं पे। मैं नीचे वाले रूम में रहती थी, वो लोग ऊपर रहते थे। उसके बाद में एक दिन अचानक हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया बाहर से और बोला कि क्या लेके आना है। तो मैंने बोला कि जो खाना होता है वो ले आओ, जो बनवाना हो। और इसने वो पूछ के और फ़ोन ऐसे ही जेब में डाल दिया। इसकी बहन भी आ गई थी तब तक। तो इसने फ़ोन जेब में डाल दिया। अब उसको अंदाज़ा ये था कि कॉल कट गई और इधर मैं कॉल पे थी। मैंने कट नहीं की क्योंकि मुझे डाउट रहता था कहीं ना कहीं इस चीज़ का, कभी ना कभी तो मुझे इस चीज़ का कोई प्रूफ फिर से मिलेगा। सच्चाई छुपती नहीं है, वो आती ही है सामने कभी ना कभी। और वो आ गई। फिर मैंने खुद भी उसकी बात सुनी, वो उस औरत के साथ ही था, और उसकी सिस्टर को भी सुनी। और उसको बोला कि अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे भाई की वैसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही या नहीं वैल्यू दे रही, तो मैंने कहा कि ये आदमी ये चीज़ें डिजर्व करता है। तो उसके मुंह से निकला था, ये है तो बड़ा हरामी, जो कुत्ता ही है सड़ सड़ के ही मरेगा। ये उसकी बहन के वर्डिंग थी, आप सोच लो। फिर मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ टेंशन से। अब सर दर्द मेरा बढ़ने लगा। मतलब जब तक कोई होता नहीं था, बच्चे तो छोटे थे, जब सारे बच्चे सो जाते थे दिन में भी या शाम में, तब मेरा रोना स्टार्ट होता था कि बच्ची मेरी छोटी थी 2 साल की, करीब 2-2.5 साल की, वो कहीं बेचारी परेशान ना हो जाए मुझे ऐसे देख के। मेरा खाना पीना सब छूट गया, ये सोच के कि अब 3 बच्चे हैं और आगे अब क्या इनका फ्यूचर बनेगा और क्या मेरा बनेगा, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि एक दिन मैं चक्कर खा के बाथरूम में गिर गई। यहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया, उसकी फ़ोटो भी मैंने डाली है, आप लोग अगर चाहो तो चेक कर सकते हो। अब वो टेंशन और बढ़ी कि मुझे तो जीने की इच्छा नहीं, अगर मैं मर रही तो इन बच्चों का क्या होगा। तो सवाल एक ही था कि यहाँ से भी दूर हटो, इसकी शक्ल देखूंगी तो वो सारा कुछ याद आएगा। अब रात को बच्चे रोते हैं तो बोलता बच्चे रो रहे हैं, मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ। और कौन सी ड्यूटी करता है ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने प्रूफ देखा था। जब बर्रा वाले रूम पर रहती तो उसके अंडरवियर पे सीमन लगा हुआ था, तो मैं समझ गई कि ये क्या है। मैंने पूछा भी था, मैंने कहा ये क्या है, तो बोला कि आम तोड़ रहा था तो चेपी लग गई आम की। और मुझे हंसी आ रही थी कि इंसान मुझे इतना भोलेपन में ये मुझे इतना पागल समझ सकता है। भोली हूँ मानती हूँ, बट पागल नहीं हूँ मैं।
तो सबूत तो मिल ही चुका था मुझे। फिर जिस माँ ने मुझे घर से निकाला बच्चों की वजह से, मैंने उसी को कॉल किया। पहले उसकी बेटी से बात की, जो मेरे सेकंड फादर की बेटी है, उसको बोला। वो भी हालचाल उसी से लेती रहती थी, खुद मेरी और उनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम है, बात करवाओ, क्योंकि ये इमरजेंसी थी। मैंने कॉल पे बात की और मैंने कहा कि ऐसा है, गाड़ी वाड़ी वगैरह जो कुछ भी है करके फटाफट लेके आओ, मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगी इस टेंशन में। मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर रही थी। मैं चाहती तो उसी टाइम मुक्त हो सकती थी, और अकेले रह रह के पता नहीं, मैं बात करती नहीं थी किसी से। मैंने सबसे बोलना छोड़ दिया था, और किसी मतलब बोलती ही नहीं थी मुँह से बिल्कुल। और जब इंसान की ज़बान बंद हो जाती है तो उसकी अंतरात्मा बोलना स्टार्ट कर देती है। मैं करीब 2-2.5 महीने 3 महीने तक उस घर में रही। उसके बाद में भी तब भी मैंने हस्बैंड से मैं बात नहीं करती थी, और नीचे वाला कमरा जो था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो रात को बोलता था कि मेरी नींद ख़राब हो रही है। तो उसको मैंने परमानेंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा तुम ऊपर ही रहो, नीचे आकर मुझे शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको वहाँ पहुँचा दिया, और जो रिलेटिव आए हुए थे घर पे वो भी चले गए। उन्होंने भी अच्छा खासा तमाशा देखा। जब मैंने उसकी कॉल पे बात सुन ली थी तो रोना पीटना सब कुछ। मैंने उनको बताया मेरा फ्रेंड था जिस पे बहुत भरोसा था मुझे, बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो मर गया। ये नहीं बता रही कि हस्बैंड जो है ये अभी भी उसी ट्रैक पे चल रहा है, अपने घर को आग लगा रहा। फिर जब मम्मी को कॉल किया तो उनका सवाल जो पहला था वो ये था कि गाड़ी के पैसे कौन देगा जो बुक करके लेके आऊँगी। मैंने कहा मेरी गोल्ड की चेन रखी, मैं वो बेच दूँगी, आपके पैसे दूँगी, बट अभी यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि कमरे में मैं और 3 बच्चे ही नहीं हैं, कमरे में कोई और भी है जो घूर रहा है कंटिन्यू, बैठा बैठा लाल लाल आँखों से मुझे, दिन में रात में। तो मेरी मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और सर दर्द भी बढ़ गया था। तो वहाँ से फिर मैं निकल आई और बहुत खुश थी। जैसे ही घर से बाहर निकली बहुत खुश थी कि बच्चों को और खुद को सही सलामत रख के मैंने वो जगह छोड़ी है। मुझे ऐसा लगता था वहाँ पे मौत है। बताया ना कि आंखें घूरती रहती थी, लगता था ऐसा, तो वो मौत ही थी। दिल ज़्यादा मेरा अच्छा है थोड़ा सा, वो मुझे वक्त से पहले चीज़ें बता देता है, क्योंकि मैं दुनिया की भीड़ भाड़ में रमती नहीं हूँ ज़्यादा। चालाकी चतुराई और ये बाकी चीज़ें रहती हैं, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैंने प्योर ही रखा है खुद को अभी तक। मैं निकल आई वहाँ से, और यहाँ पे आके फैमिली भी कर रही थी थोड़ा बहुत सपोर्ट। मैंने मम्मी को 1000 रुपये उसने दिए थे हस्बैंड ने खर्चे का पूछ के, तो मैंने 1000 रुपये उनको दे दिए, और बाकी के मैंने चेन बेच के दिए थे। वो निकलने भी नहीं दे रहा था। जो सामान वहाँ पे लेके गई थी उसके घर पे, जब माँ ने निकाला था वो सामान भी पूरा वापस नहीं आया, आज भी वहीं पे रखा है। इस्तेमाल वही कर रहा है। जो हवन कुंड देख रहा था ना, अंधा कुआं, कि जो भी लेके आओ सारा डाल दो सुहाग हो जाता है, वैसी वो भी है। देगा कुछ नहीं, और लेने पे तो बिल्कुल हमेशा ही मादा रहता है। पूरा घर देते रहो तो सारे लेते रहेंगे, मांगो मत बस कभी। फिर मैं घर पे आ गई, और आने से पहले मैं बताऊँ आपको, आप लोगों को, इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मैं अपनी ननद को बोलती थी कि मेरी बात करा दो कैसे भी, किसी से भी। एक दिन ऐसे ही हस्बैंड जो था वो बाहर था घर से, और वो आया, घर पे गया था, मैं और वो लोग वहीं पे थे, मैं और मेरी ननद और बच्चे। तो बोला कि गेट खोल देना। अब बाहर पता नहीं बैंड बज रहा था कि क्या था, तो मैंने नहीं सुन पाई आवाज़। उससे पहले मैंने 3-4 चक्कर लगाए गेट तक कि शायद वो आया, वहम हुआ मुझे। मैं गई तो वो नहीं आया, मैं वापस आ गई, और जब एक्चुअल में आया तब मुझे नहीं आइडिया लगा इतना। तो अंदर आके उसने गेट खोला रूम का, और मुझसे पूछा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। मैंने दिखा दिया ये, तो उसने फ़ोन उठा के ज़मीन पर पटक दिया था। वो फ़ोन जो उसने ख़रीद के दिया नहीं था, वो फ़ोन उसने तोड़ दिया, सिम तोड़ दी। कौन से हक से मुझे नहीं पता। तो पड़ोसी एक था ऐसे ही, राह से, पड़ोसी क्या मतलब राह से आदमी चल रहा था, एक जा रहा था, उससे मैंने फ़ोन लेके तब मैंने घर पे फ़ोन करके बताया था कि मेरी और बच्चों की कंडीशन क्या है एक्चुअल में।
उसके बाद मैं वहाँ से निकल पाई। और जब मैं घर पे आ गई तो सही था यहाँ पे सारा कुछ, मुझे भी थोड़ा ठीक होने में टाइम लग रहा था, लेकिन खुश थी, ज़िंदा बच गई मैं और बच्चे भी ठीक हैं। आगे का मैंने कहा बाद में देखेंगे। तो गुजरे थे ऐसे ही 10 दिन करीब। बच्चों को लेके मैं भी बहुत रोई थी ससुराल में, जिनको बचाऊं कैसे, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ, कोई नेचर कुछ तो प्रोटेक्ट करो, कुछ तो हेल्प करो। तो 10 दिन के बाद नेचर ने अपना बदला लिया, और जो मेरी बेटी मरी थी उसका भी। वो ऐसे कि मेरा हस्बैंड जब मैं तो यहाँ आ गई, अब उसका दिमाग डिस्टर्ब कि मैं पता नहीं है वो उसके चंगुल से निकल गई तो मैं क्या ही करूँगी, ये सब सोच के, क्योंकि उसको पता था उसके घर में मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ आके मैं फ्री हूँ, कानूनी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसको डर रहता है इस चीज़ का कि मैं जहाँ तक हो सके मैं यहाँ पे नहीं रहूँ। तो अब उसने 10 दिन के बाद, करीब 10वां ही दिन था, सुबह सुबह अचानक से फ़ोन आया, मैं सो रही थी। कॉल किया मेरे नंदोई ने, जो बड़े वाले हैं, और बोला मुझे कि भाभी विकास ख़त्म हो गया, जो मेरा देवर था 24 साल का, जिसको मैं अच्छा खासा छोड़ के आई थी कानपुर में। मैं कुछ दिन पहले ही घर गया था और मैं इधर आ गई थी। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लगा, मैंने कहा हस्बैंड तो झूठ बोलते ही है, मैंने कहा अब ये भी उसी में शामिल हो गया, ये आदमी भी ऐसे ही है। तो मैंने कहा सुजीत तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उसके साथ साथ तुम भी वैसे ही बन गए। बोले नहीं भाभी सच में। फिर उसको फ़ोन पकड़ाया हस्बैंड को मेरे, अब ये रो रहा, और फ़ोन पर बोल रहा कि विकास ने जहर खा लिया, वो एक्सपायर हो गया। तो मेरी ये आदत रहती है कि मैं कुछ भी भूलती नहीं। कोई अगर किसी को भी परेशान करे तो उसका मैं एक तरह से बदला लेती हूँ, ताना मार के उस चीज़ का, चाहे कोई भी रिलेशन में हो या नहीं हो, अनजान हो, तब भी इंसान तो था ना। तो मैंने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, मैंने कहा अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, क्योंकि वो चला गया दुनिया से। जब तक वो जिंदा था इसने बहुत टॉर्चर किया था, बहुत सुनाता था उसको भी, इसीलिए वो उस कंडीशन पे आया कि उसने सुसाइड करके मरना ज़्यादा सही समझा, बजाय इसकी कि वो इसके साथ जीता उसी घर में। मैं वैसे आज़ाद हो गई तो वैसे आज़ाद हो गया। फिर ये नंदोई मेरे बोले कि आप आओगी भाभी क्या? मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किलों से तो मैं वहाँ से लेके आई, और 4,000 रुपये गाड़ी के वो मुझे देने पड़े। तो दोबारा आके उस चंगुल में नहीं फंस सकती मैं ऐसे, जहाँ पे ऐसे भिखारी आदमी रहता है जिसको कुछ मेरा जिम्मेदारी जिसने कभी उठाई नहीं, उसके लिए मैं खुद की और बच्चों की जान फिर से खतरे में डाल दूँ। दूसरा छोटे बच्चे हैं, उनको सर्दी लग सकती है, जो मर गया है वो तो ज़िंदा नहीं हो जाएगा मेरे जाने से, और रोने से क्या हो जाएगा। कि सारे पहले इतना मजबूर कर देते कि आदमी मर जाए, फिर बैठ के रोते हैं, वो चूतियापा मुझे पसंद नहीं। तो मैं नहीं गई, और कर्मों का फल था। जब मेरी औलाद मरी थी तब तो किसी को ख्याल नहीं था कि ये कल को भोगना भी पड़ेगा, बट वो भोगा ना, कोई बात नहीं, एक्सपायर हो गया वो। अब यहाँ पे जब मुझे खर्चे की और बाकी चीज़ों की दिक्कत आई तो मैंने इसके डिपार्टमेंट में शिकायत की, मुझे बुलाया गया वहाँ पे, और ये देवर ने मेरे सुसाइड किया था 2020 में, 2 फरवरी 2020 को, उसी टाइम मैं आई थी वहाँ से। फिर मुझे बुलाया, और इतने बुद्धिमान ऑफिसर, उन्होंने 6 महीने के लिए जो है मुझे पैसे दिलवाए, नोटिंग कराई, सिर्फ 6 महीने के लिए, कि मेरे पति जो है वो मुझे 6 महीने तक खर्चा देंगे। तो मैंने उनको बोला सर को, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि बच्चों को क्या 6 महीने के लिए भूख लगेगी, उसके बाद वो प्लास्टिक के हो जाएंगे क्या, कि उसके बाद उनकी नीड नहीं होगी, दूध है, बाकी सारा खर्चा है, और मेरा खर्चा कौन उठाएगा। तो बोलिए अभी इतने ही रखते हैं, और 6 महीने के बाद फिर देखेंगे सुधार होता है कि नहीं, क्योंकि मैं ये बोल के आई थी कि मैं 15 दिन के लिए जा रही। अब ये बोल देती कि मैं लाइफ टाइम के लिए जा रही तो वो मुझे निकलने देता क्या। तभी उसने पुलिस वो बुला के बिठा लिया था वकील। मैंने कहा अगर आज इसने कोर्ट के वो पेपर भी बुला लिए डाइवोर्स के, तो मैंने कहा मैं साइन कर दूंगी, ऐसा आदमी मुझे अब चाहिए ही नहीं बिल्कुल। एक बेटी थी तब मौका दे के देख लिया, 2 बच्चे और हो गए तब भी मौका दे के देख लिया, कि 3 बच्चों का बाप बन के भी जो आदमी नहीं सुधरता, अब वो ज़िंदगी में कभी सुधर नहीं सकता, तो होप भी नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज़ सोच के फिर मैं उधर से निकल आई, और फिर उसने खर्चा दिया भी। मैं गई थी और मेरी एक फ्रेंड है वो गई थी, एक ही फ्रेंड है मेरी, और अभी तक वो ही साथ में है, बाकी फैमिली और सारा कुछ छूट गया मुझसे। अब
अपने अपने भला करने के चक्कर में सारे निकल गए। तो फिर 6 महीने तक उसने खर्चा देता रहा। वो कभी 2,000 दे रहा, कभी 4,000 दे रहा, कभी 3,000 दे रहा, और दुखड़े अलग से उसके 53,000 उसको मिलते हैं, और सास को भी मिल रही पेंशन। उसके बावजूद भी 6,000 रुपये जो महीने का बंदा था उसमें भी कटौती हो रही थी। तो उधर वो उधर से दे रहा था, और यहाँ पे मुझे गोल्डी की अपनी ज्वेलरी भी बेचनी पड़ रही थी। तब चल रहा था मेरा खर्चा, मेरा और बच्चों का। और वो बहाने ही बना रहा था, मुझे ये भी पता है। देना पैसे उसको इससे मतलब नहीं था कि बच्चों की नीड है या कुछ भी, वो उसका एक पर्सनल कुछ था मोटिव, इसलिए वो दे रहा था मुझे झांसा। और वो झांसा ये था कि सन 2021 के लगभग नवंबर में उसकी सिस्टर की शादी थी। मैं तो तब तक अपना, जब तक बच्चे छोटे थे और वहाँ से मिल नहीं रहा था, मैं गोल्ड का ज्वेलरी अपना बेच बेच के खर्चा चला रही थी। क्योंकि मुझे शादी के बाद मायके से एक चवन्नी लेना भी पसंद नहीं था। शादी से पहले ही पसंद नहीं था उनसे लेना, तो बाद में क्या लेती। तो वो चल रहा था। जब देखा जेवर किनारे आ गया, बिल्कुल कुछ बचे ही नहीं है, तब मैंने शिकायत की थी। तो 6 महीने के बाद फिर अब उसकी सिस्टर की शादी, तो उसने मुझे कॉल किया कि आ जाओ। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हो, भाभी मैं थोड़ी हूँ। अपनी उस प्रेयसी को फ़ोन करो, उसको बुला के ले जाओ, मुझे कॉल करने का क्या मतलब है। जो बीबी है उसको बुलाओ ना, एक्चुअल बीबी जो है, मैं तो दिखावे की हूँ। फिर भी कुछ सोच समझ के फिर मैं चली गई, क्योंकि बच्चे थे। कल को शादी ब्याह वो सारा कुछ भी हैंडल तो करना ही है। आफत गले पड़ गई तो पहली बेटी नहीं होती तो ये बाद वाले बच्चे भी नहीं होते। जब वहाँ पे गई तो वहाँ सेम कंडीशन कि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने में बिजी। मेरी एक नंद जो भाग गई थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि जैसे ही भाई मरा उसको आने का रास्ता मिला, वो आई। और जब उसने यहाँ पे स्टार्ट किया तो जिसके साथ वो भागी थी वो लड़का ख़त्म हो गया। अब 3 बच्चे उसके भी हैं। सजा तो देता है ना कर्मों की ऊपर वाला, वो तो इसी पे बैठा है। तुम आगे आगे करो, वो पीछे से देगा रिजल्ट उसका। वो भी वहीं पे। मैंने देखा, मेरा मूड ख़राब कि भगोड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, बेशर्मी सनी कतनी। और तो सर्दी का टाइम था, नवंबर। अब चालाक तो है ही पूरा ख़ानदान, अब कोई बर्तन धोने के लिए आगे नहीं बढ़े। मैंने कहा चलो भाई यही काम पकड़ लो। खाना पीना वो अपना खुद बनाएगी भगोड़ी, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है। अब वो खाना ऐसा बनाती कि उसमें आधी मिर्च डालती थी, सिवाय उसके कोई पूरे घर में कोई खा ही नहीं पाता था, और वो भी लाल मिर्च। हर पढ़े लिखे इंसान को पता होता है कि रेड चिली जो होती है कितना हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, लेकिन वो वही खाती थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी, मैंने कहा ये वाली मिर्च खाती है, तीखा लगता है, तो बच्चे नहीं खा पा रहे हैं, मैं भी नहीं खा पा रही। मैंने कहा उसको बोलो कि वो वाली मिर्च नहीं डाला करे, ग्रीन चिली यूज़ करे। अब भाई मेरे ऊपर धौंस जमाने वाला उसकी बहन, शायद उसी ने उसको जन्म दिया कि उसके सामने उसका मुंह नहीं खुलता था। 1-2 बार उसने बोला भी तो उसने नहीं सुना, तो चुप हो गया। तो अब वही खाना खा रही, और मैं तो, मुझसे तो ज़्यादा स्पाइसी खाना मुझे पसंद ही नहीं, तो मैं खा भी नहीं रही थी वो। अब वो वीकनेस मेरी फिर से बढ़ने लगी, ऊपर से घर का प्रेशर, शादी वाले घर का। तो बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी, और मेरे बच्चे ये घूमते थे। अगर उन्होंने जूते उतार के फेंक दिए तो ये वहीं पे मेरे आसपास ही घूमते थे, क्योंकि ये किसी को जानते तो थे नहीं। तो नंगे पैर घूम रहे, मोजे अगर उतार के फेंक दिए तो फेंक ही दिए। किसी को इतना वो नहीं है कि कोई उनको जूते पहना दे या मोजे पहना दे। और मैं सारा कुछ तमाशा देख रही वहाँ पे कि मेरे बच्चों की कितनी केयर हो रही। उसके बाद फिर शादी ब्याह जैसे तैसे उल्टा सीधा निपटा। और पहली बार जो है शादी की शॉपिंग करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे 1,000 रुपये दिए बहन की शादी में। उस दिन एक इतिहास बन गया है मेरी वो भूलेगा नहीं मुझे, कि जिस आदमी ने कभी मुझे 10 रुपये नहीं दिए, और एक बार मैंने 10 रुपये शुरू में दान भी कर दिए थे, तो उसने मुझे 150 बातें सुनाई थी। कमाती नहीं हो, और तुम्हें क्या पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सारा कुछ उसने मुझे सुनाया था। सिर्फ 10 रुपये मैंने एक बच्चे को दे दिए थे उस पर। तो फिर कुछ दिन मैं वहाँ पर रुकी, और उसके बाद चली आई, क्योंकि बच्चे भी थोड़े हो गए थे, चलने फिरने लगे थे। और जब से मैं वहाँ से आई, इसने एक चवन्नी भी देना मुझे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब था कि नाते रिश्तेदार आएंगे, उनको दिखाना पड़ेगा कि घर की इज्जत, घर में सब ठीक है, ओके है, तो बहू का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसका वो टाइम तो निकल गया, अब वो खर्चा क्यों देगा। अब उसने अपनी जो असली औकात होती है वो उसने दिखानी शुरू कर दी।
मम्मी मुझे मना भी कर रही थी कि जाना नहीं, बच्चों की वजह से जाना पड़ा। और इतना ही अगर उनको भी अकल होती तो वो बच्चे करवाती क्यों। उन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि मेरा जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है। तो तब से फिर मैं धीरे धीरे करके अपने खुद ही उस पर करने लगी। जो बाकी का जेवर बचा हुआ था उस पर मैंने खर्चा चलाया, और जब वो ख़त्म हो गया घर में भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही वो ड्रामे होने लगे आए दिन, तो वो तो भाई आएगा ही, जबकि सारा लोड मैं ले रही, खाना खर्चा बाकी सारा कुछ। काम भी कोई नहीं कर रहा मेरे बच्चे का, मैं किसी से नहीं करवा रही, सारा कुछ मैं ही कर रही। अब उनको दिक्कत इस बात से बच्चे शोर कर रहे, उनके बच्चे भी शोर करते थे। जब वो ड्यूटी आती थी बहुत से उनके बच्चे जो 2 बच्चे थे वो उनको कचरा बहुत करते थे, वो मैं साफ़ करती थी, नौकर थी ना उनके घर की, तो मैं करती थी। और वो उनके बच्चे ठहरे नवाब कि मेरे बच्चे अगर आज कुछ कर रहे हैं तो उन्हें ख़राब लग रहा है वो सारी चीज़ें, उनका सर दुख रहा है, बच्चे रो रहे, तो मेरा नहीं दुखता था। मैं भी उस टाइम पे 10-11 साल की थी जब उनके बच्चे चिल्लपों करते थे रात को। इससे सबसे तंग आके फिर जब बच्चे थोड़े से लायक हो गए, फिर मेरी जो मौसी थी बुद्धिमान, उन्होंने मेरी हॉस्पिटल में जॉब लगवा दी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही करती थी, हॉस्पिटल में जॉब लगवा दी। अब बच्चों को देखने वाली एज में मैं बच्चे छोड़ के ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया। रुपए मिलते थे मुझे 3,000, सिर्फ 3,000 रुपये मिलते थे। उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया, घर में रह के समर का पानी नहीं दिया। समर लगी थी घर में, पानी नहीं दिया। बच्चे छोटे हैं, कोई लैट्रिन गया, बड़ी बेटी 2.5 साल की, अगर वो लैट्रिन चली गई तो कोई पानी डाल देता तो गैस थोड़ी जाता, लेकिन मुझे जताया गया बच्चों ने पानी नहीं डाला, तुम इतना खाती हो, इतना हगती हो, इस टाइप की बातें मैंने सुनी अपनी उस माँ के मुँह से जिसके बच्चे मैंने पाले, जिसके बच्चों की लैट्रिन मैंने धोई, नल से खुद पानी भर के। मैं 12 साल की थी, उस माँ के ये शब्द थे, तो मैंने घर छोड़ दिया मजबूरी में। और मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद ये क्या करती थी कि बच्चे घर से बाहर और रूम से बाहर नहीं निकले, ये रूम का गेट जो था वो बंद कर देती थी। उसमें पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था, उस कमरे में बच्चे रहते थे। मैं खाना बना के उसमें रख देती थी, और मेरे जाने के बाद उन बच्चों को उसी में लॉक कर दिया जाता था। जब मैं लौट के आती थी तब खोलती थी गेट, उसमें अंदर बच्चे उसी में खाते थे, उसी में लैट्रिन करते थे, सारा कुछ। पानी नहीं दिया जाता था, जब गवर्नमेंट वाले हैंडपम्प से भर के रखती थी तो बच्चे छोटे ही थे, वो फैला भी देते थे, सुबह का शाम में, शाम का सुबह में। तो ये चल रहा था, तंग आके मैंने घर छोड़ दिया। और रिश्तेदारी में इस औरत ने ये बोला जाके कि मैंने अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ दिया, खुद को डिफेंड करने के लिए। रिश्तेदार जो मिले बाद में मुझे, उन्होंने बोला भी कि भाई तुमने घर क्यों छोड़ दिया ऐसे। अब वो मेरी माँ थी जिसे इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि मेरी बेटी जो भी बुढ़ी नहीं हो गई है, अगर वो अकेली रहेगी तो उसे कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस्तेमाल किया, और जो आप जब बच्चे उसके जवान तो मेरी ज़रूरत क्या है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ दिक्कतों का। उसके घर में मैं 42 की थी, 42 kg की। और जब घर छोड़ दिया, 3,000 रुपये में मैंने पहला घर लिया था, वो घर के जस्ट सामने था, वहाँ जाके मैं 43 किलो की थी, सिर्फ 1 महीने में। वीडियो लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, तो अभी मैं दूसरा एक और बना रही हूँ, उसमें आपको आगे की स्टोरी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।